नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। आपके साथ मैं बता दूं कि देश में जिस तरह से राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश माना जाता है, विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक हो चले हैं और ऐसे में सभी दल पूरी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं। खुद को मजबूत भी यहाँ पे साबित करने के लिए हर एक दल की तरफ से जतन किए जा रहे हैं, जिससे मतदाताओं का जो रुझान है उनकी ओर आ जाए। बहरहाल राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट के बंटवारे को लेकर मंथन में जुटी हुई हैं। अब जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक ये मंथन बदस्तूर जारी रहेगा। चलिए फिलहाल कुर्सीनामा में आपको लेकर चलते हैं ललितपुर जिले के उस विधानसभा क्षेत्र जहां पर बीजेपी और बसपा के बीच मुकाबला है। सपा और कांग्रेस की कहानी बहुत ज्यादा उलझी हुई तो यहाँ पर नहीं है। क्या इस कहानी को पार्टी के दिग्गज नेता अब की बार सुलझा पाएंगे या नहीं? आज इसी पर ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे स्वराज एक्सप्रेस के इस खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में। ललितपुर जिले में आने वाली महरौनी विधानसभा सीट पर इस मरतबा मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। असली टक्कर किन दो दलों के बीच है? वर्तमान विधायक ने क्षेत्र का कितना विकास किया है और उससे जनता कितनी खुश नजर आती है? बहरहाल किस तरह के सियासी समीकरण इस सीट पर हैं, इस पर विस्तार के साथ चर्चा की शुरुआत करें। पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं महरौनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सभी सियासी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रचार लगातार तेज हो रहा है, साथ ही जुबानी जंग भी जोर पकड़ रही है। खैर, चुनाव है तो ये सब चलता ही रहेगा। बात ललितपुर जिले में आने वाले महरौनी विधानसभा क्षेत्र की करें तो इस सीट पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार जिस तरह से सपा, बसपा और कांग्रेस नए नए दांव चल रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि यहाँ बीजेपी को फिर जीत हासिल करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। महरौनी विधानसभा सीट पर हुए पिछले 4 चुनाव के परिणाम देखें तो बसपा और बीजेपी का दबदबा रहा है। 2017 में बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल पंथ ने बसपा के फेरनलाल अहिरवार को 99,564 मतों के बड़े अंतर से हराया था। वहीं 2012 में इस सीट पर बसपा के प्रत्याशी फेरनलाल ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के मनोहर लाल को करीबी मुकाबले में 1,737 मतों के अंतर से हराया। 2007 में इस विधानसभा सीट पर बसपा के राम कुमार तिवारी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पूरन सिंह बुंदेला को बड़े मार्जिन से हराया, जबकि 2002 में बीजेपी उम्मीदवार पूरन सिंह बुंदेला ने जीत दर्ज की थी। पिछले कुछ चुनाव के परिणाम बता रहे हैं, सपा और कांग्रेस काफी कमजोर रहे हैं। ऐसे में इन्हें 22 में कामयाबी हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। महरौनी विधानसभा सीट राजपूत बाहुल है, लिहाजा यहाँ किसी भी दल की जीत में राजपूत मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र में कुल वोटर 4.25 लाख के करीब हैं। इनमें 2.25 लाख पुरुष जबकि 2 लाख के करीब महिला मतदाता हैं। समस्याओं पर नजर डालें तो यहाँ इनकी भरमार है। सड़क, बिजली और पानी की समस्या से लोग आज भी परेशान हैं। शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक कोई बड़ा सुधार नहीं हो सका है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, योगी सरकार के कार्यकाल में ललितपुर जिले को मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और बल्क ड्रग पार्क की सौगात मिली है, लेकिन क्या इससे मतदाता प्रभावित होकर बीजेपी प्रत्याशी को वोट करेंगे या किसी और दल के उम्मीदवार को अपना माननीय चुनेंगे, देखना अहम होगा। ललितपुर से शुभम पस्तोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी विधानसभा सीट पर चर्चा करने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम जुड़ गए हैं हमारे साथ ललितपुर से लाइव, और वहीं मेरे सहयोगी लखनऊ से प्रशांत भी लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुभम, आपका रुख कर रही हूँ। बुंदेले राजपूतों की ये धरती है और 7वीं शताब्दी में महरौनी की स्थापना बुंदेले राजपूतों के द्वारा की गई थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा अहम भूमिका में राजपूत ही नजर आते हैं, वोटर्स जो हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि सत्ता के समीकरण किस तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। 15 साल बाद यहाँ पे बीजेपी का खाता खुला था। इस वक्त कितना विकास हुआ है, जो क्षेत्र की जनता है आखिर वो कितनी संतुष्ट नजर आ रही है इस विकास से?
जी मैम, आपको बता दें कि महरौनी विधानसभा 227 की बात की जाए तो यहाँ पर जो भाजपा फिर से वापस आई है, तो वहीं बेरोजगार हटाने को लेकर और जो जन समस्या है क्षेत्रीय लोगों की, उन समस्याओं को हटाने के लिए उसी जो है अपने कार्यक्रम में आगे आई थी और सत्ता में आई थी भाजपा। वही बात की जाए तो यहाँ पर दुर्भाग्य कहें या भाग्य कहें कि यहाँ से ललितपुर से मनोहर लाल मन्नू कोरी मंत्री जो है वो इसी विधानसभा से आते हैं, लेकिन अभी तक विकास की बात की जाए तो सड़कों का हाल बस से बदतर होता जा रहा है। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर कोई बड़े बड़े डिग्री कॉलेज भी नहीं खोले गए हैं। वहीं स्वास्थ्य की भी बात की जाए तो यहाँ पर कोई बड़ा अभी तक कोई अस्पताल भी नहीं है। जी, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना महरौनी की जनता को करना पड़ रहा है। वादे बहुत किए गए हैं, लेकिन वो वादे जमीनी धरातल पर देखने को नहीं मिल रहे। शुभम बने रहिए। प्रशांत, जिस तरह से मैंने शुभम से सवाल किया, जाहिर सी बात है आपने वो सवाल सुना होगा कि 15 साल बाद बीजेपी यहाँ पे काबिज होती है, क्योंकि मोदी लहर के चलते इस सीट पर बीजेपी की जीत होती है। विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो विकास है शुभम बता रहे हैं हमें दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे कड़ा मुकाबला देखा जाता है। तो बीजेपी और बसपा के बीच में इस बार क्या समीकरण? जी रश्मि, देखो बता दूं कि जो महरौनी विधानसभा है ललितपुर की, बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है, जहां पर कहा जाए कि राजपूत ठाकुर मतदाता वहां सबसे ज्यादा है, और उसके साथ ही दूसरी जो बाहुल संख्या है वो अनुसूचित वर्ग की सबसे बड़ी संख्या है, जो अपना प्रत्याशी के भाग्य का फैसला वहां से करता है। हालांकि निर्णायक मतदाता भी कहा जाता है और कहा जाए कि वही भाग्य का फैसला भी करता है। लेकिन जिस तरीके से कांटे की टक्कर अभी तक बसपा और भाजपा में देखी जा रही थी, लेकिन अब जैसे ही कांग्रेस ने ताकत भर दी है और कांग्रेस में जिस तरीके से महिलाओं को 40% आरक्षण के टिकट बांटने जा रही हैं और भी तमाम स्कूटी का वादा हो, और इसके साथ ही कहा जाए कि समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरीके के अपने वादे किए हैं और बुंदेलखंड में जो अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगाई है, उनके नेता लगातार काम कर रहे हैं, तो अब जो देखा जाए वहां मुकाबला जो होगा बड़ा ही रोमांचकारी साबित होगा। हालांकि जो वर्तमान में वहां से विधायक हैं मनोहर लाल पंत यानी मन्नू कोरी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं श्रम एवं सेवा योजना विभाग में, वो एक राजनीति के मजे वो खिलाड़ी भी माने जाते हैं कि 1995 में सबसे पहले उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और वहां से जीत हासिल की थी, और जिसके बाद उनका लगातार जो सफर राजनीतिक चालू हो गया। उनकी पत्नी और उनके बेटे भी जिला पंचायत सदस्य रहे, और उसी के माफिक 2017 में जो कहा जाए जाति समीकरण को बैठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नया कार्ड खेला था, और उन्होंने सबसे बड़ी शिकस्त कहा जाए बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को, जो फेरन लाल अहिरवार है, उनको दी थी। तो उसी के लिहाज से अब लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां काम कर रही है, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार वहां दौरा कर चुके हैं, चाहे अटारी का बांध हो उसका उन्होंने वहां उद्घाटन किया था, और सिंचाई विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर, और किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं आपको रस बता दूं, वहां तिलहन और दलहन का सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है किसानों के लिए। वहां सिंचाई की व्यवस्था थी, उसके लिए मुख्यमंत्री ने वहां काम किए, और इसके साथ ही कहा जाए कि जो वहां के विकास कार्यों के लिए हवाई पट्टी हो या फिर झांसी से लगे हुए, क्योंकि जनपद है ललितपुर है, और इसके साथ ही कहा जाए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, वहां मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। लेकिन जब अब आप बात करें वर्तमान के जो वहाँ के वातावरण की, वो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से लोग थोड़ा नाखुश लग रहे हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ी उम्मीद थी महरौनी विधानसभा को। नाखुशी की वजह हम शुभम से जान लेते हैं। शुभम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, ठीक उसी तरह से उसी दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, लेकिन क्या वजह बताई जाती है कि जो जिला चिकित्सालय है, जो सरकारी अस्पताल हैं, पीएससी हैं, यहाँ पे जो स्टाफ है वो नदारद रहते हैं। सड़कों की स्थिति बदहाल होती जा रही है। लगातार एक्सप्रेस वे की सौगात प्रदेश को मिल रही है, बावजूद उसके यहाँ पे वही समस्या है कि सड़कें प्रॉपर नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो आए दिन बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर बिजली की कटौती वैसी ही होती है। झांसी से लगा हुआ ये पूरा क्षेत्र है, उसके बावजूद भी जिस हिसाब से इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था उस हिसाब से इस क्षेत्र का विकास नहीं है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, लोग रोजगार के लिए पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए या तो फिर उन्हें झांसी जाना पड़ता है, नोएडा जाना पड़ता है, दिल्ली का रुख करना पड़ता है। आखिर क्षेत्रीय विधायक क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो भी तमाम योजना है, लाभकारी योजना है, जो जनता तक सीधा पहुंचना चाहिए। दुर्भाग्य की बात कहें तो यहाँ से राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत जो है, जो 227 विधानसभा महरौनी से आते हैं, तो महरौनी जनता की सबसे बड़ी जो नाखुशी की बात है वो अपने क्षेत्रीय विधायक को लेकर है। मुख्यमंत्री जी ने तो राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया है और बड़े लेवल पर जो है कार्य करने की तमाम योजना भी है, तो भ्रष्टाचार के कारण जो है तमाम योजना जनता के पास नहीं पहुंचती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो है यह इलाका माना जाता है महरौनी क्षेत्र विधानसभा।
तो तमाम योजनाएं जो उन तक नहीं पहुंचती हैं। वहीं सड़कों की बात की जाए तो सड़कों का हाल बेहाल है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। पूरी विधानसभा की सड़कें अगर देखी जाए, निरीक्षण किया जाए तो अभी तक वहां पर एक आध दो को छोड़कर कोई भी नई सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। बिल्कुल, शायद और यही वजह है शुभम की, इस वजह से जो क्षेत्रीय जनता है वो नाराज हमें नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए। ब्रेक पे हम जा रहे हैं, लेकिन प्रशांत, ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि मध्य प्रदेश का भी बुंदेलखंड है और वहीं उत्तर प्रदेश का भी बुंदेलखंड है, और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को उतना ज्यादा डेवलप नहीं माना जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वो काफी डेवलप है। लगातार बुंदेलखंड की जिस तरह से उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हर बार पृथक बुंदेलखंड की मांग हमें सुनने को मिलती है। चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम कुर्सीनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रशांत, बुंदेलखंड की अनदेखी की वजह से जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पा रहा है, शायद यही वजह है कि बार बार पृथक बुंदेलखंड की मांग हमें सुनने को मिलती है। क्या यही वजह है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे पूर्ववर्ती सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लगातार सरकारों का जो वादा रहा है सिर्फ बुंदेलखंड में उतना पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की सीट पर काबिज हुए हैं मुख्यमंत्री पद पर, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने सबसे ज्यादा अगर ध्यान दिया है तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड पे दिया है। तो बुंदेलखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि जीत का आंकड़ा मिला है तो बुंदेलखंड क्षेत्र से ही मिला है, चाहे वो सांसदी का चुनाव रहा हो चाहे विधायक का ही चुनाव रहा हो। तो भारतीय जनता पार्टी को वहां से अप्रत्याशित जीत कहा जाए मिली है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार जो है तमाम अपनी योजनाएं, अप्रत्याशित जीत का सिला उस अप्रत्याशित विकास के जरिए नहीं मिल पा रहा है। विकास तो जनता चाह रही है। शुभम भी बता रहे थे कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, बावजूद उसके वो विकास नहीं हुआ। भ्रष्टाचार, सीधे मुख्यमंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे जो उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उन पर कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रीय जनता में नाराजगी भी है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात अलग है, लेकिन अगर महरौनी विधानसभा की बात की जाए तो मनोहर लाल मन्नू जो वहां से विधायक भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं, उनसे जनता को तमाम उम्मीदें भी हैं। हालांकि वो जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसमें उनको वो जगह मिली है, उसके बाद भी वो लगातार क्षेत्र के विकास के लिए लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क साधे हुए हैं और तमाम योजनाओं का उन्होंने वहां क्रियान्वयन भी कराया है और उसको जहां तक जनता को लाभ मिला। लेकिन जो मुख्य समस्याएं वहां आज भी हैं वो सड़कों की समस्या को लेकर है और दूसरी बात जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है। रस मैं बता दूं कि ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश का सीमावर्ती उत्तर प्रदेश का जिला है और आज भी स्वास्थ्य के लिए लोग या तो झांसी के लिए रवाना होते हैं या फिर टीकमगढ़ के लिए रवाना होते हैं। और इसके लिए अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो झांसी या फिर मध्य प्रदेश के लिए अक्सर लोगों को आना जाना होता है। तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकारों का आज का जितने भी सरकारें कहा जाए उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ललितपुर जो सीमावर्ती जिला है वहां पर कभी भी किसी भी तरीके का कोई बड़ा कहा जाए उद्योग धंधा आज तक नहीं मिल पाया जिससे हजारों या लाखों लोगों को वहां रोजगार का संसाधन उपलब्ध हो पाए। इसलिए पलायन भी बड़ी संख्या में है यहाँ पर। और दूसरा, क्राइम का जो ग्राफ है वो भी बहुत तेजी से है। तो ये भी मुख्य मुद्दे 2017 के पहले बने रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि मुख्यमंत्री योगी की जो कार्रवाई रही उससे थोड़े बहुत वहां संतुष्ट हैं लोग, लेकिन विकास, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा आज भी मुद्दा बना हुआ है। उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात कही है। तो वहीं जो कहा जाए सड़कों के विकास के लिए तो गंडा मुक्त सड़कें कराने के लिए लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग उत्तर प्रदेश का काम एक तरफ हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हाँ, एक तरफ हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात लगातार की जा रही है, लेकिन जो आपके पास जो पहले से जो व्यवस्थाएं हैं, CSC है, PSC है, फिर जिला चिकित्सालय है, यहाँ पे आपके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। डॉक्टर रहते हैं वो नदारत रहते हैं, स्टाफ ऑफ ड्यूटी से नदारत रहते हैं। आप ANM और वार्ड बॉय के भरोसे जिम्मेदारी सौंप के सब चले जाते हैं। इन व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाएगा?
देखिए रस, उसके लिए उत्तर प्रदेश लगातार जो है कहा जाए कि चिकित्सकों की भर्ती कर रही है। आपसे पहले आप आपको बता दूं 2 महीने पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कहा जाए कि लोक भवन में बड़ा आयोजन किया था, जहां कई सौ चिकित्सकों की नियुक्ति की थी। उसके बाद लगातार जो है चिकित्सा क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनकी भर्तियां चल रही है। उस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है चिकित्सकों को नियुक्त कर रही है और जनपदों में भेज रही है। हालांकि अभी भी जो कहा जाए कि स्वास्थ्य व्यवस्था वहां चरमराई हुई है, लेकिन जो सारा फोकस अगर बुंदेलखंड का ध्यान दिया जाता है तो या तो बांदा तक सीमित हो जाता है या फिर कहा जाए कि झांसी तक ही सीमित हो जाता है। जो छोटे और जनपद हैं बुंदेलखंड में, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ये तो 2000 कहा जाए कि 22 के चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जनता कितनी खुश है, क्योंकि लगातार भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही हो कि उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दिया है, रोजगार दिए हैं, चाहे वो स्वयं में ही लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया गया हो, लोगों को कौशल विकास योजना के तहत जोड़ा गया हो, या फिर कहें चिकित्सा व्यवस्था के लिए आशा बहुओं और उसके बाद CSC PSC को भी एक्टिव किया गया हो, घर घर जाकर निःशुल्क दवाई वितरण करने की बात हो। तो ये तमाम जो दावे हैं वो सही तरीके से परिणाम होंगे 2022 में सामने निकल कर आएंगे। जी बिल्कुल, अभी आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में, जो ललितपुर से जुड़े हुए जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे लोग वाकई में पलायन करने के लिए मजबूर है। या वो ग्वालियर जाएंगे, सागर जाएंगे, टीकमगढ़ जाएंगे, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे वो सबसे ज्यादा रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे तो उत्तर प्रदेश में वो झांसी जाते हैं, नोएडा जाते हैं, यहाँ उनको जाना पड़ता है। पलायन हम रोक नहीं पा रहे हैं और सबसे ज्यादा पलायन उसे वर्ग का हो रहा है जो सबसे ज्यादा शोषित है। मजदूरी के लिए लोग वहां से पलायन करते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन को लेके भी जाते हैं और फिर बेहतर इलाज को लेके भी जा ही रहे। अगर बार बार विकास का दावा किया जा रहा है तो वो विकास क्यों नहीं दिख रहा? और सिर्फ अकेली एक राजनीतिक पार्टी का सवाल नहीं है। यहाँ पे पार्टियां बदल जाती हैं, विधायक चेंज हो जाते हैं पार्टियों के, लेकिन नहीं बदल रही है तकदीर और तस्वीर तो सिर्फ ललितपुर की ये महरौनी विधानसभा सीट की, और सिर्फ एक अकेली ये पर्टिकुलर ये सीट नहीं है। अगर हम पूरे बुंदेलखंड की बात करते हैं तो कमोबेश यही स्थिति है। एक तरफ हम एक्सप्रेस वे की सौगातें देते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो स्थानीय जो रोड है उनको हम ठीक नहीं कर पा रहे। भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष सपा से। भवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। भवानी जी, कितनी तैयारी है 2022 की, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से आप लोग इस सीट से दूर हैं? नहीं, हम लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है यहाँ पर। और जहाँ तक है यहाँ खाद की बड़ी किल्लत आई थी और करीब 5 किसान यहाँ लाइन में लगी मरी। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत सरकार ने और सरकार के लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की। पूरा परिवार उनका बेघर हो गया, कोई सरकारी तरफ से राहत नहीं हुई। हाँ, तो इस सरकार ने 5 साल किसानों को लाइन में लगाने का काम किया है। ठीक है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार ने 5 साल किसानों को लाइन में लगाने का काम किया है, वहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार के मंत्री और बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि प्रदेश की बंदरबाट तो सपा के कार्यकाल में हो गई। नहीं, ये सब तो उनकी मनगढ़ंत कहानी है। यहाँ आपने देखा है कि यहाँ के जो मंत्री हैं मनोहर सिंह, तो उनके जो बयान जो देते हैं वो, हाँ, चाहे बोर्ड की बैठक हो, बोर्ड की बैठक में अभी मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, तो बोर्ड की बैठक में वो हम सभी जो सदस्य लोग हैं तो वहाँ वो किसी का नाम नहीं ले सकते, पार्टी के किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहिए। उन्हें तो यही कहना चाहिए कि भैया समस्त सदस्य हमारे परिवार के हैं, जिन क्षेत्रों में कोई काम हो तो हम मंत्री हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी के क्षेत्रों में काम कराएं। तो वो हमारे नेताओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है। खैर, एक राजनीतिक दल का नेता अब क्या किस तरह से टिप्पणी करना है ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। हालांकि ये शोभनीय नहीं है, लेकिन इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या हैं चुनाव में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं। मुद्दे क्या रहेंगे और मुकाबला किसके साथ आपका इस बार? बेरोजगारी पर, जो बेरोजगार लोग हैं, पहले भैया ने 1500 रुपए बेरोजगारों को हर मंथ दिया था, तो 1500, 3000 और इस बार तो घोषणा की है।
इस बार भी तो बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है अखिलेश यादव जी। हाँ, घोषणा की है, 3000 रुपए मिलेंगे हर मंथली बेरोजगारों को। बहुत अच्छी चीज है, स्वागत कि आप लोगों ने बेरोजगारों के बारे में सोचा। और आज के महंगाई के वक्त में 3000 रुपए कहाँ कोई बेरोजगारी भत्ता देता है। लेकिन फिर भी भवानी जी, ये जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 3000 रुपए प्रति बेरोजगार को, ये जो मद है वो कहाँ से आएगी, कहाँ से जुटाएंगे आप लोग? क्योंकि सरकारी खजाने पे तो बहुत ज्यादा अतिरिक्त भार पड़ने वाला है फिर इससे। नहीं मैम, इनके क्या है कि किसी भी योजनाओं में जितनी भी इनकी योजनाएं होती हैं, कोई भी शिलान्यास करते हैं, नहीं आप समझे, उससे ज्यादा तो उनका प्रचार प्रसार हो जाता है। नहीं भवानी जी, अखिलेश जी ने कहा है कि 3000 रुपए प्रति बेरोजगार व्यक्ति को भत्ता दिया जाएगा या युवती को भत्ता दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और 24 करोड़ में से अगर 15 करोड़ अगर बेरोजगार अगर निकल आए, 10 करोड़ भी मान लीजिए और इससे भी कम आ जाते, 5 करोड़ बेरोजगार निकल आए, तो ये 5 करोड़ बेरोजगारों को आप 3000 का गुणा 5 करोड़ में कर दीजिए। मैं पूछ रही हूँ ये राशि कहाँ से आएगी? नहीं, जैसे कि मैम ऐसा है, भैया ने पहले भी योजनाएं चलाई हैं, कई योजनाएं, कई काम ऐसे हुए हैं जिनमें हमारे बेरोजगार भाई काम मिला है, किसी को काम मिला है। मैं बिल्कुल समझ गई। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये जो अतिरिक्त भार पड़ेगा राष्ट्र जो प्रदेश के खजाने पे, ये मद कहाँ से आएगी, इसका प्रावधान कहाँ से किया जाएगा? देखिए, घोषणाएं कर देना तो काफी इजी होता है, लेकिन उस घोषणा को अमली जामा पहनाने में दिक्कत आती है। अब जैसे आप घर में एक बच्चे को 100 रुपए का सामान दिलाना होगा तो आप मैनेज करेंगे ना कि भाई 100 रुपए का सामान दिलाना। मैं बस वही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पैसा कहाँ से आएगा। जिस प्रकार से हमारे भैया ने 5 साल सरकार चलाई थी, आज कई विभाग ऐसे हैं जैसे जल संस्थान, जल निगम है, तो इन्होंने क्या किया कि फजूल खर्चे किए हैं। और भैया की सरकार में किसी विभाग में कहीं भी कोई, जैसे मान लो आज हेडपंप लगवाने में जनप्रतिनिधियों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और वो कहते हैं हमारे विभाग में पैसा नहीं है, तो इनने विभागों को लूटने का काम किया है। और हमारी 5 साल सरकार में हर मद में, हर जगह काम हुए, हर मद में, हर विभाग में भैया ने ऐसी व्यवस्थाएं जमाई थी। चलिए, मैं चाहूंगी, बहुत साधुवाद आपको कि आप लोग जीते और बेरोजगारी भत्ते का जिस तरह से आप लोगों ने ऐलान किया है। मैं फिर उस वक्त भवानी जी आपसे जरूर मुखातिब होंगी, तब भी मेरा सवाल यही होगा कि आप तो वो मद बताइए जहां से इसका प्रावधान होगा और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और अखिलेश भैया किन किन विभागों में फिजूल खर्ची में कटौती करते हैं, ये भी आने वाले भविष्य में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया भवानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत साझा करने के लिए। प्रशांत, भवानी जी बता नहीं पाए कि किस मद से प्रावधान किया जाएगा, बस अखिलेश भैया ने तमाम चीजें की हैं। बसपा से इस वक्त मोहन रैकवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं। मोहन रैकवार जी, बहुत स्वागत है। रैकवार साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आ रही, आवाज आ रही जी, बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू। कितनी तैयारी और किसके साथ सीधा मुकाबला देख रहे हैं आप? देखिए मैम, हमारा ऐसा है कि हम बहुजन समाज पार्टी से हैं और आपको बता दें कि हमारी जो इस समय जो माहौल चल रहा है, इस सरकार का विरोध है पूरी तरह से विधानसभा में। और हम आपको इतना भी बताना चाहते हैं कि सरकार ने जो 4.5 साल में, 4.25 साल में जो काम किए उससे जनता संतुष्ट नहीं है। हमारा सीधा मुकाबला देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से होगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी ने जो 2012 से 17 के बीच जो काम किए हैं उनके काम से जनता नाराज थी, इसीलिए भाजपा की सरकार आई। वो भाजपा ने वही काम किया जो सपा सरकार में हुआ था। जी मैम, ठीक है। और यानी कि आपका यहाँ पे सीधा मुकाबला, यहाँ पे आपका बीजेपी के साथ है। अगर जरूरत आन पड़ी तो क्या अगर ऐसा होता है कि सरकार बनाने में कुछ गठजोड़ की जरूरत पड़ती है तो किन किन का समर्थन लेंगे? कांग्रेस का और सपा का समर्थन लिया जाएगा फिर? देखिए मैम, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, इसलिए नहीं बनेगी। आप मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रहे हैं।
2007 के समीकरण को यहाँ पे दोहराने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है? क्या वही 2007 के समीकरण सोशल इंजीनियरिंग वाले हमें इस बार 2022 में दिखेंगे? 2007 ही हम लोग दोहराएंगे, ये बात पक्का हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो वोटर है, हमारा जो मतदाता है, 10 साल का अनुभव उसको मिल गया है और 10 साल में हमारे लोगों जो उत्पीड़न शोषण हुआ है उससे हमारा कार्यकर्ता जागरूक हो चुका है। हम वोट ऑफ परसेंट में बहुजन समाज पार्टी सबसे टॉप पर है। बहुत शुक्रिया मोहन जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रशांत, 2007 सोशल इंजीनियरिंग को एक बार फिर से यहाँ पे 2022 में दोहराया जाएगा, पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा हर एक राजनीतिक पार्टी कर रही है, लेकिन पता नहीं है कि कौन 2022 में सत्ता में काबिज होगा। बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल रश्मि, जैसे बहुजन समाज पार्टी के नेता कह रहे थे, लेकिन उनको शायद याद नहीं 2007 में जिस तरीके से उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन अगर बुंदेलखंड को धोखा देने की बात की जाए, सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने दी है, चाहे वह तिलक अहरवार हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हो, या ब्रजलाल खावरी हो, या फिर कहा जाए कि बाबू सिंह कुशवाहा हो, और भी तमाम बड़े नेता रहे हैं जो वहां पे मतलब ये डिप्टी सीएम का दर्जा उत्तर प्रदेश में रखते थे, तो मायावती के बहुत ही करीबी थे। लेकिन उसके बाद भी बुंदेलखंड का उतना विकास नहीं करा पाए। हालांकि मायावती ने तमाम वहां बुंदेलखंड में योजनाएं दी हैं, लेकिन इनके मंत्री और विधायक के रहते हुए लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली, जिसके बाद 2012 में बसपा का वहां से सुपड़ा साफ हो गया और जो कहा जाता था बुंदेलखंड बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है वो टूट गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां से काबिज हो गई है। हालांकि अब जो रहेगा 2022 में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ने को तैयार है। तो वहीं कांग्रेस को किसी भी तरह से कांग्रेस अभी भी यहाँ पे मैच में नहीं नजर आ रही है कि उसके साथ कंपटीशन टफ होगा? बहुत संक्षेप में। जी रश्मि, मैं बता दूं कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि वहां से कांग्रेस को कम आंकना सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि कांग्रेस वहां से प्रियंका गांधी ने जो वादे किए हैं उससे बुंदेलखंड की हवा बदल रही है, क्योंकि पूर्व में जिस तरीके से बुंदेलखंड में कांग्रेस के राज्य में जो विकास हुए हैं उसको जनता याद कर रही है और हो सकता है कि कांग्रेस को बुंदेलखंड में थोड़ी बढ़त मिल जाए। हालांकि महरौनी सीट पर भी कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो कांटे की टक्कर सामने वाले प्रत्याशी को दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।